नमस्कार बाल मित्रों, कैसे हैं सब। स्टैंडर्ड 6 आज का आपका सब्जेक्ट है हिंदी। आज आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी भाषा आज पढ़ेंगे, लेकिन उसमें ग्रामर विभाग जो मैंने ऑनलाइन लेक्चर में तो ये पढ़ा दिया था, समझा दिया था। एक बार फिर हम देखते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। विराम चिन्ह, आज का आपका जो यूनिट है वो है विराम चिन्ह। ग्रामर है, व्याकरण विभाग है, उसमें है विराम चिन्ह। विराम क्या है, विराम चिन्ह क्या है? तो विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, रुकना अथवा ठहरना। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हमें उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जरूरत के अनुसार बीच बीच में और अंत में कुछ समय तक रुकना पड़ता है, कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकने की स्थिति को विराम कहते हैं। विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ये जो है ये सब विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बाधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक, ये सभी विराम चिन्ह ही कहलाते हैं। ये जो सभी चिन्ह है इसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब क्रमशः हम देखते हैं जो उसके पेटा प्रकार है। विराम चिन्ह कहाँ, कैसे, किस तरह पहचान सकते हैं हम कि ये विराम चिन्ह है, ये सब हम चिन्ह समझने का प्रयत्न करते हैं। देखते हैं पहले पूर्ण विराम। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में, वाक्यों के बीच या अंत में रुकना पड़ता है। इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि चिन्हों जो है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। पहला है, तो पहला जो है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप, ये उसका चिन्ह है पूर्ण विराम का। जो हमने आपको सोरठ पब्लिक स्कूल में से आपको जो असाइनमेंट फर्स्ट राउंड का दिया है उसमें ये आपको मिलेंगे, तो आप उसमें से ये तैयार करना। पहले देखते हैं पूर्ण विराम। लिखते समय जिस स्थान पर वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। क्या पूर्ण विराम कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो देखिए आप, लिखते समय जिस स्थान पर, लिखते समय जिस स्थान पर वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। ऐसा ये चिन्ह जो है वो पूर्ण विराम का चिन्ह है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमारे देश का नाम भारत है। तो भारत है वाक्य पूर्ण होता है और है के बाद जो फुल स्टॉप की जो चिन्ह है उसे कहते हैं विराम चिन्ह। नेक्स्ट, अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख नगर है। अहमदाबाद जो है वो गुजरात का प्रमुख नगर है। वाक्य पूरा हुआ और उसके बाद जो चिन्ह लगाया गया है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। नेक्स्ट, शेर जंगल में है अथवा वह पढ़ता है। शेर जंगल में है तो वाक्य पूरा हुआ और लास्ट में शेर जंगल में है, फिर ये जो चिन्ह है ये लगाते हैं हम, तो उसे कहते हैं पूर्ण विराम। नेक्स्ट, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पढ़ता है वाक्य पूर्ण हुआ और उसके बाद जो चिन्ह लगाया गया है तो वो है पूर्ण विराम। नेक्स्ट, अल्प विराम। अल्प विराम क्या है? तो इसे अल्प विराम का चिन्ह कहते हैं, ये अल्प विराम। तो अल्प विराम किसे कहते हैं? तो देखिए मित्रों, वाक्य पढ़ते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम लगाया जाता है। क्या कि वाक्य पढ़ते समय जहां थोड़ी देर के लिए ही,
थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे माँ आज मेरा जन्मदिन है, माँ बोलकर जो थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं तो वहां अल्प विराम, ये अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। माँ आज मेरा जन्मदिन है तो माँ लिखकर बाद में अल्प विराम का चिन्ह हम लगाते हैं। नेक्स्ट, आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन वर्षा ऋतु के महीने हैं। तो जो ये मास है वो आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, तो ये सब मास के एक मास आप बोलते हैं और बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, तो वहां सभी जगह ये चिन्ह लगाते हैं हम अल्प विराम का। नेक्स्ट, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 22 थे। क्या कहते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 22 थे। तो राम, लक्ष्मण, भरत तीनों शब्दों के बीच में जो थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं वहां अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है, इसे कहते हैं अल्प विराम। नेक्स्ट, मैंने बाजार से टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट व फल खरीदे। तो मैंने बाजार से टॉफी, फिर थोड़ी देर रुकते हैं तो वहां लगाते हैं अल्प विराम का चिन्ह। चॉकलेट, चॉकलेट के बाद फिर अल्प विराम का चिन्ह और बिस्कुट व फल खरीदे। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है प्रश्न वाक्य। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए, देखिए अच्छे से देखिए, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने, प्रश्न पूछने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो ये जो है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न हम पूछते हैं और वो हमें उत्तर देता है। तो क्या हुआ कि हमें जानकारी लेनी है, सामने वाले व्यक्ति से हमें जानकारी लेने के लिए प्रश्न पूछना पड़ता है, तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और जो चिन्ह लगाया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो है वो है चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है? तो बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। जैसे भाव प्रकट करने को, ऐसे भाव जो है उसे प्रकट करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोजन होता है उस चिन्ह को उद्गार चिन्ह कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। क्या क्या है विस्मयादि बोधक में? तो घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, हर्ष और शोक। देखते हैं, जैसे आज मैं कितना खुश हूं, आज मैं कितना खुश हूं, खुश हो वो वाक्य पूरा होता है और ये जो चिन्ह है उसे लगा देते हैं हम। आज मैं कितना खुश हूं, वाक्य पूर्ण होने के बाद ये जो चिन्ह है उसे हम वहां लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। गुजराती में उसे आश्चर्यजनक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, हाय अब मैं क्या करूं, शोक प्रकट हुआ है ये वाक्य में, ये भी है तो विस्मयादि वाचक वाक्य, लेकिन उसमें क्या है तो कि शोक प्रकट किया है। हाय अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट, छी कितने गंदे हो तुम, घृणा, ये वाक्य जो है उसमें घृणा दिखाई गई है। नेक्स्ट, अरे यह रस्सी साफ कैसे बन गई, आश्चर्य, जो आश्चर्य होता है जो वाक्य में, अरे यह रस्सी साफ कैसे बन गई, तो उसे कहते हैं आश्चर्यवाचक वाक्य। और जो चिन्ह लगाया जाता है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट, वाह क्या कविता है, तो उसमें प्रशंसा की गई है। तो जो विस्मयादि बोधक वाक्य है उसमें मैं फिर से दोहराती हूं कि हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य और प्रशंसा जैसे वाक्य उसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट, योजक चिन्ह। तो
जो दो शब्द है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कोई, जैसे कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा ये दो शब्द है, वो दोनों शब्दों के बीच में डैश की जो निशानी है उसे कहते हैं योजक चिन्ह, जो दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। सुख और दुख दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए डैश की निशानी है बीच में, तो ये जो निशानी है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। जोड़ने के लिए जो चिन्ह है, तो योजक चिन्ह क्या है, इस तरह जो ये निशानी है ये योजक चिन्ह की निशानी है। नेक्स्ट, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या है, तो वाक्य में किसी बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। फिर से देखिए, वाक्य में किसी बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, जैसे कि कृपया मुझे निम्नलिखित पुस्तकें भेज दीजिए। कृपया मुझे निम्नलिखित पुस्तकें भेज दीजिए। नेक्स्ट, ये नए लड़के टीम के लिए गए, वे थे अशोक, मोहन, गणेश। तो निर्देशक चिन्ह क्या है, तो ये है निर्देशक चिन्ह। ये जो है तो इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह, डैश की निशानी है। नेक्स्ट, कोष्टक। कोष्टक क्या है, तो किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। क्या कहते हैं यहाँ कि किसी शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। ये जो है ये कोष्टक का चिन्ह है। जैसे आज विद्युत अर्थात बिजली, तो बिजली शब्द जो है वो हम काउंस में लिखते हैं। तो जो उसे अर्थ क्या है, तो कि बिजली का अर्थ बताया गया है, विद्युत का अर्थ बताया गया है बिजली, तो बिजली शब्द हमने कोष्टक में लिखा है, तो इसे कहते हैं कोष्टक। तो यहाँ कोष्टक का जो उपयोग हुआ है, तो जैसे आज विद्युत अर्थात कोष्टक में लिखते हैं बिजली का उपयोग बढ़ रहा है। जैसे आज विद्युत कोष्टक में बिजली का उपयोग बढ़ गया है, तो इसे कहते हैं कोष्टक, और ये जो चिन्ह है इसे कहते हैं कोष्टक। नेक्स्ट, अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह दो प्रकार के हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा जो है वो है ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और दोहरा तो ये दोहरा है। अवतरण चिन्ह ये इकहरा और ये दोहरा, एक बार, और वो है वो क्या है, दो बार है। देखते हैं इकहरा अवतरण चिन्ह, तो ये जो है इकहरा अवतरण चिन्ह, तो देखते हैं इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। इकहरा, तो इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे हमने दयालु शिकारी कहानी पढ़ी, तो दयालु शिकारी ये क्या है, तो जो गद्य का नाम है, कहानी का नाम है, तो दयालु शिकारी सिंगल अवतरण चिन्ह में आता है। नेक्स्ट, गोपाल दास नीरज प्रसिद्ध कवि है। गोपाल दास नीरज प्रसिद्ध कवि है, तो जो कवि का नाम है नीरज वो है प्रसिद्ध कवि, तो कवि का जो नाम है वो सिंगल अवतरण चिन्ह में बताया गया है।
गीता हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। गीता, तो गीता नाम है, तो गीता जो शब्द है वो सिंगल अवतरण चिन्ह में बताया गया है। गीता हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। फिर से मैं बताती हूँ, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पुस्तक आदि का नाम लिखते समय प्रायः इकरा उद्धरण जो चिन्ह है वो उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गोदान प्रेमचंद जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद जी लेखक का नाम है। तो प्रेमचंद जी जो है वो सिंगल अवतरण चिन्ह में लिखा गया है, तो इसे कहते हैं इकहरा अवतरण चिन्ह। नेक्स्ट, दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा जो अवतरण चिन्ह है तो उसमें इस तरह दोहराते हैं, जो उसे कहते हैं दोहरा। तो वह कहाँ प्रयोग होता है उसका, तो उसकी व्याख्या देखते हैं। जब किसी कथन को बिना परिवर्तित के लिखते हैं तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, डेस करके लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट, प्रेमचंद ने कहा था, गुरु के दुर्गुणों को त्यागो, शत्रु के गुण ग्रहण करो। गुरु जो है, गुरु के दुर्गुण को त्यागो और शत्रु के गुण ग्रहण करो, तो इसे कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो दोहरा जो अवतरण चिन्ह है उसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेहरू चाचा कहते थे आराम हराम है। नेहरू चाचा कहते थे, डेस करके डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं आराम हराम है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, डेस करके डबल इन्वर्टेड कोमा में, जय जवान जय किसान, कोमा पूरा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और सिंगल, तो इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। और दोहरा अवतरण चिन्ह जो है तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपके जो अवतरण चिन्ह जो है ये यूनिट जो है आपका ये पूर्ण होता है। विराम चिन्ह का जो आपका यूनिट है ये पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया ग्रामर का जो यूनिट है वो सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, नाम पद क्या है, ये सब हम देखेंगे नए वीडियो में। यहाँ आपका जो ये चैप्टर है विराम चिन्ह का तो ये पूर्ण होता है। नए वीडियो में नए यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार। नमस्कार बाल मित्रों, स्टैंडर्ड 6 आज का आपका सब्जेक्ट है हिंदी। आज आप हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में ग्रामर पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश मीडियम में हिंदी सब्जेक्ट है आपका। और आज आप हिंदी में सर्वनाम और विशेषण और जो विशेषण के भेद है वो हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले सर्वनाम क्या है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहते हैं। देखिए, मैं कुछ वाक्य पढ़ती हूँ। पिताजी, रामू और पिताजी दोनों के बीच में जो बातचीत है वो मैं कुछ वाक्य पढ़ती हूँ। पिताजी, मैं चित्रकार बनूंगा। पिताजी, मैं चित्रकार बनूंगा। नेक्स्ट, पिताजी कहते हैं, अच्छा तुम चित्रकार बनना चाहते हो? रामू कहता है, पिताजी आपने कभी चित्रकारी सीखना शुरू किया था? नेक्स्ट,
पिताजी: हाँ, शुरू किया था, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया था। वह मुझे संगीतकार बनाना चाहती थी। अब देखिए, ये जो वाक्य है उसमें पिताजी मैं, तुम, आपने, वह, मैं शब्द रामू संज्ञा के स्थान पर आया है। जो मैं शब्द है वो रामू संज्ञा के स्थान पर आया है। ना जो संज्ञा अर्थात नाम। तुम शब्द भी रामू संज्ञा के लिए आया है, तुम। नेक्स्ट, आप शब्द, आप जो शब्द है वो पिता संज्ञा के स्थान पर आया है। नेक्स्ट, वह शब्द माँ संज्ञा के स्थान पर आया है। वह शब्द माँ की संज्ञा के स्थान पर आया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार देखते हैं हम कि मैं, तुम, आप और वह शब्द किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आए हैं। ये शब्द सर्वनाम है। जो किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे वो शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फिर से मैं दोहराती हूँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से शब्द है? तो देखिए, बहुत ज्यादा शब्द है जो सर्वनाम के स्थान पर, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है। फिर से दोहराती हूं मैं, बराबर देखिए, ध्यान से सुनिए। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वो मैं पहले बोलती हूं। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझ में, मुझसे, मेरे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, तुम, तुम्हारा, आप, अपना, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे, वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी, उनके, कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किसने, क्या, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद। जो ये शब्द है ये सर्वनाम है। ये जो शब्द है ये सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले ये सभी शब्द है। अब संयुक्ताक्षर क्या है? तो देखिए, किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से, फिर से दोहराती हूं मैं, किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ देने पर संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे मच्छर, राष्ट्रीय, मस्तक, अन्य, नगण्य। तो क वत्ता क, खोड़ो शब्द क, जिसमें से अ निकाल दिया है, इसे कहते हैं खोड़ो। खोड़ो अर्थात लंगड़ो, अपंग। तो क वत्ता श बराबर क्ष, कक्षा, क्षमा। ज वत्ता झ बराबर ज्ञ, तो ज्ञान, विज्ञान। क वत्ता र बराबर क्र, क्रम, क्रिया। द वत्ता व बराबर द खोड़ो ज करवानो, बराबर। ज खोड़ो, क खोड़ो, पहलो शब्द खोड़ो आवशे हमेशा। तो द वत्ता द बराबर द, तो तद्दन, राजगद्दी। ह खोड़ो, ह वत्ता य बराबर य, बाह्य, सह्य। ध वत्ता र
वत्ता म तो धर्म, ध પછી વત્તા ર ખોડો વત્તા મ, ધ વત્તા ર ખોડો વત્તા म धर्म। तो ये जो है उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर शब्द। फिर से संयुक्ताक्षर शब्द क्या है तो उसकी व्याख्या देखते हैं। किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ देने पर संयुक्ताक्षर बनता है, जैसे कि मच्छर, राष्ट्रीय, मस्तक, अन्य, नगण्य, ऐसे शब्द। ठीक है, अब हम विशेषण देखते हैं। तो विशेषण क्या है और विशेषण के भेद क्या है, विशेषण क्या है और विशेषण के भेद क्या है, ये हम देखते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर से दोहराती हूं मैं, ध्यान से सुनिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या है तो विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर से दोहराती हूं, विशेषण और विशेष्य का भेद। पहले विशेषण, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। फिर से, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। मैं दो चार जो एग्जाम्पल है वो बोलती हूँ। मैंने हरी फ्रॉक पहनी है, तो हरी जो है वो है विशेषण और फ्रॉक जो है वो है विशेष्य। नेक्स्ट, यह गाय काली है, तो यह गाय काली है जो वाक्य है उसमें काली शब्द जो है वो है विशेषण और गाय शब्द विशेष्य। नेक्स्ट, वह बाजार से स्वादिष्ट मिठाई लाया, स्वादिष्ट जो है वो है विशेषण और मिठाई तो मिठाई है तो वो है विशेष्य। अब विशेषण के भेद क्या है, तो पहले हमने समझ लिया कि विशेषण क्या है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए विशेषण के 5 भेद है। फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट, संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। और लास्ट में जो है 5वां, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो अब हम जो ये 5 भेद है विशेषण के भेद वो हम क्रमशः समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या है, देखिए, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि को प्रकट करता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उसके पास रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है। नेक्स्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ना जो उसका गुण है। कच्चा आम हरे रंग का होता है, तो कच्चा आम जो है वो हरे रंग का, तो यहाँ रंग बताया है। तो फिर से गुणवाचक विशेषण में क्या 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 आता है, तो गुणवाचक विशेषण देखिए, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि को प्रकट करता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या है, अब गुणवाचक विशेषण जो है उसमें कई सारे प्रकार है। तो गुणबोधक, दोषबोधक,
रंग बोधक, आकार बोधक, स्वाद बोधक, स्थान बोधक, पदार्थ बोधक। तो गुण बोधक में कौन कौन से गुण आते हैं? तो सुंदर, सभ्य, सुशील, अच्छा, भला आदि। दोष बोधक में बुरा, दोष, कैसे कैसे दोष दिखाई देते हैं? तो दोष बोधक में बुरा, बेईमान, कायर, खोटा, कंजूस आदि। रंग बोधक में नीला, पीला, हरा, सफेद, काला आदि। आकार बोधक में लंबा, बड़ा, मोटा, पतला, गोल आदि आकार बोधक कहते हैं। स्वाद बोधक में कड़वा, खट्टा, मीठा, तीखा आदि। स्वाद बोधक में ये सब गुणवाचक विशेषण के ही प्रकार है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में ही ये सब आते हैं कि गुण बोधक, दोष बोधक, आकार बोधक, स्वाद बोधक, स्थान बोधक, पदार्थ बोधक। तो स्थान बोधक देखते हैं शहरी, गुजराती, विदेशी आदि। पदार्थ बोधक में देखते हैं रेशमी, पथरीला, सूती, फौलादी आदि। संख्यावाचक विशेषण में देखते हैं तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने 2 दर्जन केले खरीदे। मैंने 2 दर्जन, तो 2 दर्जन क्या है? संख्या बताई गई है उसमें, तो उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में 50 विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी की संख्या यहाँ 50 बताई गई है, तो उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 4, तो 4 जो है वो संख्या बताई है। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, फिर से दोहराती हूं, देखिए बराबर व्याख्या। संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण जो है उसके 2 भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में संख्या का वर्णन होता है, संख्या दिखाई गई है, ठीक है, और संख्यावाचक के भी 2 संख्यावाचक विशेषण जो है उसके 2 भेद देखते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है? तो जिन विशेषणों में निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किताबें, 5 बच्चे, 2 रुपये, जो संख्या निश्चित है तो इसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिन विशेषणों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ लोग, कई लड़के, सैकड़ों तारे, ये सब क्या है? तो अनिश्चित संख्या दिखाई गई है इसमें, तो इसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, नेक्स्ट जो भेद है विशेषण का, संकेतवाचक विशेषण। तो संज्ञा, जो संज्ञा है तो संज्ञा की संकेत करने वाले विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से दोहराती हूं, देखिए, संज्ञा की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह आदमी अनपढ़ है, ये कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये सब है संकेतवाचक विशेषण जिसमें संकेत बताया गया है। फिर से मैं दोहराती हूँ, जो उपयुक्त हमने वाक्य देखे उसमें कि जो आदमी, कुत्ते, बच्चे आदि जो संज्ञा है वो शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो परिमाणवाचक विशेषण, तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का बोध कराते हैं
उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा अनाज दो, बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ, मैंने कुछ कपड़े खरीदे। तो जो ये उपर्युक्त वाक्य हमने पढ़े तो उसमें थोड़ा, 2 लीटर और कुछ, ये विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तोल बता रहा है। ये शब्द क्या बता रहा है? तो मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मुझे थोड़ा अनाज दे दो। नेक्स्ट, बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ, मैंने कुछ कपड़े खरीदे। फिर से दोहराती हूं मैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल का बोध कराते हैं, इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो हमने जो ये वाक्य देखे, मुझे थोड़ा अनाज दो, बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ, मैंने कुछ कपड़े खरीदे, तो जो ये वाक्य है तो इन वाक्यों में थोड़ा, 2 लीटर और कुछ विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तोल बताता है। इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। फिर से देखिए, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि राहुल को इलाहाबादी अमरूद बहुत ही पसंद है। चीनी खिलौने देखने में सुंदर होते हैं। चीनी खिलौने देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इन वाक्यों में इलाहाबादी और चीनी आदि शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं, तो इन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। राधा बहुत अच्छी लड़की है। राधा और नीतू में गहरी मित्रता है। तो प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। इसे कहते हैं प्रविशेषण। तो ये जो वाक्य है, राधा बहुत अच्छी लड़की है और राधा और गीतू में गहरी मित्रता है, तो ये जो वाक्य है उसमें बहुत और गहरी शब्द जो है वो क्रमशः अच्छी और मित्रता विशेषण की विशेषता बताते हैं। इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ आपका जो विशेषण का भेद जो है, विशेषण के जो भेद है वो भेद पूर्ण हुए। फिर से दोहराती हूँ, विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये सभी भेद आपको याद रखना है, इसकी व्याख्या भी याद रखनी है। और परीक्षा में आपको अगर पूछे कि ये कौन सा विशेषण है, निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक विशेषण अलग अलग लिखिए अथवा गुणवाचक विशेषण पहचानिए अथवा परिमाणवाचक विशेषण पहचानिए। तो अगर आपको ये व्याख्या, अगर आप इसकी व्याख्या जो समझोगे तो आप जो भेद है वो पांचों भेद आप अच्छे से सीख सकेंगे। नए वीडियो में हम नए यूनिट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।